हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इसका पार्ट 2 नहीं अपलोड कर पाई थी दोस्तों, लेकिन आगे से अब मेरे चैनल पर आपको हमेशा नई नई कहानियाँ मिलती रहेगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी पार्ट 2। लेकिन फिर भी कविता सोचती है कि एक बार बताकर देखती हूँ, शायद पिता बनने की बात सुनकर उनका नज़रिया बदल जाए। सुबह जब डाइनिंग टेबल पर कुणाल को नाश्ता देते हुए वह कहती है कि एक बात बोलनी थी आपसे कुणाल। कुणाल बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तभी कविता बोलती है कि आप पापा बनने वाले हो। कविता की बात सुन कुणाल खुश होने के बजाय बोलता है कि अब एक और खर्चा जो तुम एक तो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हो और एक्स्ट्रा बोझ के तले दबा भी रही हो। जो मुझे इतना जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था और अभी चाहिए भी नहीं। आगे तुम खुद समझदार हो, क्या करना है तुम्हें तुम खुद जानती हो। कुणाल की बातें सुन कविता की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। फिर वह कहती है कि बस अब बहुत हुआ, जो कुणाल को मैं सबक सिखाकर ही रहूँगी। उसने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई खिलौना हूँ क्या कि जब मन किया तो खेल लिया और जी भर गया तो फिर फेंक दिया या दूसरे को दे दिया। और मेरे बच्चे के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, अब और नहीं, बहुत बर्दाश्त कर ली। जो कुणाल ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी है। कविता यह सोचती तो है, खुद से बोलती भी है, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत असमंजस चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह डिसीजन ले तो क्या ले। तो फिर कविता यह सारी बातें अपनी माँ को बताती है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग वहाँ आ रहे हैं। जो पहले दामाद जी को समझाते हैं उनसे बातें करते हैं। कविता बोलती है कि नहीं माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा रुको, हम आते हैं ना, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन कविता की बदकिस्मती, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों चल बसते हैं। कविता की ज़िंदगी एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर कुणाल की बदतमीजी भी बढ़ती जा रही थी और वह घर छोड़ने का फैसला लेती है। लेकिन पहले वह कुणाल के बॉस को फ़ोन करती है कि मुझे आपसे मिलना है। कुणाल का बॉस आदित्य बोलता है कि हाँ ज़रूर। जब कविता आदित्य से मिलती है तो बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास एक रात के लिए आई हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बस यह बताने आई हूँ कि जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की है, तुम भी कभी चैन से नहीं जी पाओगे। हाय लगेगी मेरी तुम्हें, हाय। यह बोलकर कविता रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कविता की कही बातें और उसका रोता हुआ चेहरा आदित्य के आंखों के सामने बार बार आ रहा था। फिर वह सोचता है कि किसी के कहने से क्या होता है, और गुस्से में दूसरे दिन वह कुणाल को भी ऑफिस से निकाल देता है। कविता जब अपने मायके चली जाती है तो वहाँ पर भी वही समाज के ताने। एक दिन कविता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक पल तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह खुद को ख़त्म कर दे। लेकिन फिर उसे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल आता है। वह सोचती है कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो इसकी सज़ा मैं अपने बच्चे को क्यों दूँ। एक तो बिना गलती के मैं सज़ा भुगत रही हूँ और अब मेरा बच्चा भी नहीं, इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है। वह सोचती है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए जीना है। जब इस समाज को, इस दुनिया को मेरी फिक्र ही नहीं है तो फिर मैं इनकी परवाह क्यों करूं। लड़ूंगी मैं और जीत कर भी दिखाऊंगी और मैं खुद को इस लायक बनाऊंगी कि मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। लोग मेरे बच्चे को मेरे नाम से जानेंगे। इसके लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ महीनों के बाद कविता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। अपने बेटे को देखकर वह बहुत खुश होती है, लेकिन उसे यह भी पता था कि आज से उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उसे अपने बच्चे के लिए खुद को इस लायक बनाना होगा
कि उसे किसी भी चीज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। फिर वह काम की तलाश में बहुत जगह अपना इंटरव्यू देती है, लेकिन उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलता है क्योंकि हर जगह पर एक्सपीरियंस मांग रहा था, जिस वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वह हार नहीं मानती है और फिर एक ऑफिस में उसे जॉब लग जाती है। सैलरी बहुत अच्छी खासी नहीं थी, लेकिन ना से तो हाँ बढ़िया था। कविता अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही थी क्योंकि उसे हर चीज़ को सीखना था और लाइफ में बहुत आगे जाना था। कविता जब ऑफिस से आती तो अपने बच्चे को जब सुला लेती तो रात में वह हमेशा कुछ ना कुछ लिखा करती थी। एक दिन कविता के बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो वो फ़ोन करती है ऑफिस में और बोलती है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, और वह ऑफिस नहीं जाती है। तो शाम को उसकी फ्रेंड सिमी उससे मिलने आती है। थोड़ी देर दोनों बात करते हैं, फिर कविता सिमी के लिए चाय बनाने चली जाती है। सिमी को वहाँ पर मेज पर पड़ी डायरी दिखती है, तो सिमी उसे उठाकर पढ़ने लगती है। जब कविता चाय लेकर आती है तो सिमी बोलती है कि कविता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा लिखती हो, जो तुम इसे क्यों नहीं छपवाती हो। तो कविता बोलती है, अरे नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही लिखती हूँ। सिमी बोलती है कि नहीं, तुम्हारी ये जो कहानियाँ हैं इसमें कितना दर्द छुपा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने दिल के जज्बात को शब्दों में पिरोकर लिखी हो। कविता के लाख मना करने के बाद भी सिमी उसकी एक नहीं सुनती है और फिर उस डायरी को ले जाकर छपवाने के लिए दे देती है। जब उसकी किताब पब्लिश होती है तो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। धीरे धीरे कविता लेखिका के रूप में फेमस हो जाती है। बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन चाहते हैं कि कविता उनके लिए कुछ लिखे। कविता अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर वह एक कंपनी शुरू करती है जिसमें वह वैसी महिलाएं जो कविता की तरह हैं या फिर किसी भी तरह से परेशान हो, उन लोगों को जॉब देती है, ताकि जितना लाइफ में स्ट्रगल कविता को करना पड़ा उतना और दूसरी किसी भी औरत को ना करना पड़े। एक बार कविता को सम्मान समारोह में उसे सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर उसकी नज़र कुणाल पर पड़ती है, जो कि वेटर के रूप में काम कर रहा था। उसे देख कविता को थोड़ा अजीब सा लगता है। वर्षों पुरानी सारी बातें उसे याद आने लगती है। फिर कविता खुद को संभालती है और समारोह जब खत्म होता है और कविता वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से आवाज़ आती है, कैसी हो कविता। कविता जब पलट कर देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं, कुणाल था। कुणाल बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कविता, जो बीती बातों को भुला दो। क्या हम लोग फिर से एक साथ नहीं रह सकते हैं? जो मुझे अपनी गलती का एहसास है, और वैसे भी पत्नी हो तुम मेरी। कविता बोलती है कि नहीं कुणाल, पत्नी हो नहीं, पत्नी थी मैं तुम्हारी, और अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी लालच और तुम्हारे शॉर्टकट ने देखो तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया है। जो तुमने मेरे साथ किया था ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और तुम्हारे लिए अब मेरे दिल में प्यार तो कब का मर चुका था, अब तो नफ़रत भी नहीं है। कहते हुए कविता वहाँ से चली जाती है। कुणाल वहाँ खड़ा कविता को देखते रह जाता है। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।